तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट किससे बना होता है? तो लाइट क्या इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है या न्यूट्रॉन से बना होता है? किससे बना होता है लाइट? तो जो भी चीज़ें अभी हमने बताया, ये आसपास को देख ही के बताया है ना। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ें छूते हो, देखते हो, वो दो ही तरह की चीज़ होती है। या तो वो मटेरियल होता है या तो वो रेडिएशन होता है। रेडिएशन की मतलब एनर्जी। ठीक है। पूरा साइंस इन दो ही चीज़ों की बात करता है। मटेरियल की बात करता है, मतलब कि उसका डेंसिटी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास, वॉल्यूम। वो मटेरियल मतलब एलिमेंट भी कर सकते हैं, पार्टिकल भी कर सकते हैं। तो दो चीज़ें मिलकर क्या बना, रिएक्शन में पढ़ते हैं हम लोग। तो यही दो चीज़ें। और रेडिएशन में देखते हैं एक्सरे वगैरह को, ये सब रेडिएशन है, सब एनर्जी। रेडिएशन मीन्स एनर्जी। तो यही दो चीज़ें की बात करते हैं हम। तो लाइट को किस कैटेगरी में डालें? मटेरियल की कैटेगरी में, यानी कि लाइट को पार्टिकल बोले, या लाइट को रेडिएशन की कैटेगरी में डालें, मतलब एनर्जी, या उसी को वेव बोल सकते हो। वेव इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके। वेव इज नॉट लाइक अ पार्टिकल। व्हाट इज वेव? वेव जैसे कि आप एक स्टील वाटर है, ठीक है, एक पानी है, ठीक है, स्टील वाटर, उस पर आप पत्थर डाल दो तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या देखते हो कि यहाँ पे उठा हुआ हिल्स, फिर उसके बाद नीचे धंसा हुआ देखते हो, फिर उठा हुआ देखते हो, इस तरीके से क्रेस्ट एंड ट्रफ देखते हो, है ना। और अगर आप इसको जैसे ऐसे देख रहे हो तो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्किल की तरह आपको फैलता हुआ दिखता है। अपने सोर्स से जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ था, वो डिस्टर्बेंस पूरे पानी में फैल रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। और इसी को आप ऐसे देखो तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से दिखेगा। तो लाइट ये वेव है, जैसे यहाँ पानी में डिस्टर्बेंस हुआ तो ये चीज़ है, या लाइट कोई पार्टिकल्स है। तो ये जो सवाल अभी हमने किया, ये सवाल साइंटिस्ट के लिए बहुत ही सरदर्द रहा है, बहुत ही सालों तक रहा है। ये न्यूटन के समय से आइंस्टाइन के समय तक रहा, और अभी तक भी है। लाइट को अभी तक पूरे तरीके से कोई नहीं समझ पाया। तो न्यूटन ने क्या बताया, वो अपने ऑब्जर्वेशन से बताया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ से बताएं कि लाइट पार्टिकल है। तो उन्होंने देखा कि जब हम बॉल को दीवार पे मारते हैं, जैसे ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे हम बॉल फेंकते हैं तो इस तरीके से टकरा के चला जाता है। लाइट भी ऐसे ही जाता है। और अगर ये दीवार की जगह वाटर है तो बॉल अंदर चला जाता है, लाइट भी अंदर चला जाता है। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल है। पर उन्हीं के समय के दौरान एक और साइंटिस्ट थे। न्यूटन ने क्या बताया, ये लगभग 1700 में ये बात किए थे कि लाइट इज़ अ पार्टिकल मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिर इसके बाद इन्हीं के समय के दौरान एक और साइंटिस्ट थे, थॉमस सॉरी क्रिश्चियन क्रिश्चियन हाइगन्स। इन्होंने बताया कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव है। अब इनका एक अपना एक्सपेरिमेंट था, जैसे न्यूटन अपना एक्सपेरिमेंट देखें और इस हिसाब से बताएं ऑब्जर्वेशन से। इनका भी कुछ अपना ऑब्जर्वेशन था, कुछ एक्सपेरिमेंट था, जो देखकर बताएं कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। उसमें से एक फिनोमिना की बात किया है आपका किताब, वो है डिफ्रैक्शन। ड्यू टू डिफ्रैक्शन। अगर हम इनकी बात ना माने, अगर हम ये ना माने कि लाइट वेव है, तो हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये इस समय न्यूटन का ज़्यादा रिस्पेक्ट था, उनकी बातों को ज़्यादा लोग कंसीडर करते थे, तो इनकी बात को माना गया। फिर कुछ सालों बाद, लगभग 19th सेंचुरी में, बहुत सालों बाद 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आए, जो वो थे थॉमस यंग। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया कि लाइट वेव है, और वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। आगे आपको क्लास 12th में से पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो थॉमस यंग प्रूफ कर दिए कि नहीं, लाइट वेव है। तो फिर क्रिश्चियन हाइगन्स की जो बात थी वेव, वो माना गया। फिर आगे चलकर एक दो साइंटिस्ट और आए, हर्ज और फिलिप लिनार्ड।
हर्ज और फिलिप, इन दोनों ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि इन्होंने देखा कि लाइट, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा था, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट था, उसमें देखा कि लाइट पार्टिकल है। अगर हम पार्टिकल ना माने तो उस एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। फिर इस पे मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन आए और इसको, इसी थ्योरी को, इनका पार्टिकल थ्योरी को और आगे बढ़ाए। मैक्स प्लैंक ने बताया कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होता है, जैसा कि न्यूटन ने बताया था, और उसे हम क्वांटा का नाम देते हैं, क्वांटा या फोटोन का नाम देते हैं। ठीक है। फिर इसी पे आइंस्टाइन आए और भी कई चीज़ें इस पे बताएं खुलकर, बहुत चीज़ें इसमें डिस्कवर किए वो। आइंस्टाइन का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आर्गूमेंट था कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, तो उस पर एक अच्छा उनका आर्गूमेंट था कि वो बताएं कि लाइट अगर वेव है साउंड के जैसा, जैसे साउंड भी तो वेव है, ये तो पक्का प्रूफ है। तो साउंड का क्या नेचर होता है कि जैसे ही मीडियम जितना डेंसर होता है उतना ही ज़्यादा साउंड का इंटेंसिटी हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा ही उसका साउंड बढ़ जाता है। तो जैसे कि वाटर में, एयर से वाटर में वही आवाज़ करें तो आपको ज़्यादा सुनाई देगा, और वाटर से आप वही आवाज़ रॉड में करें, आसपास लोहे हो और वहाँ पे वो आवाज़ प्रोड्यूस कराएं, तो वो आवाज़ और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम हो उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर लाइट वेव है तो लाइट को भी ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। लाइट के सामने अगर अपने हाथ, अभी एयर में है लाइट, और लाइट के सामने अगर अपना हाथ लगा दें तो और शैडो बन जाता है और अंधेरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस पेज पे अभी लाइट है, तो यहाँ पे अगर अपना हाथ रखते हैं तो इसके नीचे अंधेरा आ जाता है। तो ये चीज़ एक पॉइंट है कि लाइट वेव नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको एयर चाहिए ही चाहिए, बट लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है। ये लाइट की प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम। तो फॉर एग्जांपल आप जब सन से लाइट धरती पे आती है तो वो जो जो ज़्यादातर जो दूरी वो ट्रैवल करती है, लाइट जो ज़्यादातर दूरी ट्रैवल करती है वो वैक्यूम में ही करती है। जब अर्थ के पास आती है तब अर्थ का एटमॉस्फेयर आता है, उसमें एयर पार्टिकल होते हैं, तो वहाँ पे उसे एयर एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। उससे पहले तो कुछ नहीं था, स्पेस में सिर्फ वैक्यूम था। आइंस्टाइन सोचते थे कि इस लाइट, जैसे लाइट अगर वेव है, उनसे पहले लाइट को वेव लोग समझते थे, कन्फ्यूजन रहता था। तो वो सोचते थे कि लाइट अगर वेव है तो लाइट, जैसे साउंड वेव है तो साउंड को तो मीडियम चाहिए, एयर का मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अगर लाइट भी वेव है तो लाइट को भी मीडियम चाहिए, तो वो सन से अर्थ के पास कैसे आते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर दूरी तो वैक्यूम है, कुछ नहीं है रास्ते में। तो वो सोचते थे कि ज़रूर कुछ मीडियम होगा, आ ही नहीं सकता, और उस मीडियम को वो ईथर का नाम दिए। ठीक है। तो आप नेट पे सर्च मारोगे ईथर के बारे में तो कुछ पता चलेगा। तो वो ये सोचते थे कि कुछ तो होना ही चाहिए, तो उस मीडियम को वो ईथर बोले। खैर वो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया, कुछ उसके बारे में कुछ आगे पता नहीं चला कि ईथर है भी कि नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट थे आइंस्टाइन के, जब वो अपने यंग समय में, यंग टाइम में सोचा करते थे। एक तो था कि वो लाइट के, साउंड के सामने अगर डेंसर मीडियम रख दो तो बढ़ जाता है, पर लाइट नहीं बढ़ता है और कम जाता है, और और एक वैक्यूम वाला। तो ये कुछ आर्गुमेंट थे उनके, उनके थॉट थे। फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आइंस्टाइन इस थ्योरी को, कि लाइट एक पार्टिकल होता है, इस पर कुछ काम किए हैं और आगे बहुत चीज़ें बताई जो कि आपको ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि कोई लाइट को पार्टिकल बोल रहा था, कोई वेव बोला, ये भी बोले वेव है। फिर हर्ज फिलिप आए, वो बोले पार्टिकल है। मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन आकर इस पर कुछ काम किया। तो हम क्या समझें, लाइट को पार्टिकल समझें यानी कि मटेरियल की कैटेगरी में रखें, या लाइट को वेव समझें या एनर्जी समझें यानी कि रेडिएशन की कैटेगरी में रखें। वेव का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि जैसे कि यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, तो एक डिस्टर्बेंस जो है यहाँ से लेकर आगे तक बढ़ता है ना, इस तरीके से आगे तक बढ़ता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नॉट वाटर पार्टिकल, डिस्टर्बेंस ओनली, तो वो डिस्टर्बेंस को ही हम वेव कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ लाइट के साथ है क्या? तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनको समझने के लिए पार्टिकल मानना पड़ेगा लाइट को, और कुछ ऐसे थे जिनको समझने के लिए वेव मानना पड़ेगा। तो आगे चलकर साइंटिस्ट बताएं कि लाइट के दो प्रॉपर्टी होते हैं, दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। कुछ ऑब्जर्वेशन था साइंटिस्ट का, वो बताएं कि जब लाइट ट्रैवल करता है तो वो
वेव नेचर को ऑक्युपाई करता है, वेव नेचर उसमें होता है, बिहेव करता है वेव नेचर के जैसा, और जब स्ट्राइक करता है किसी पे तो पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। तो इस तरीके से वो दो नेचर बताते हैं। अब हम एक प्रॉपर्टी को समझ लिए, एक प्रॉपर्टी जिसमें हम देखें कि लाइट किससे बना हुआ है। तो पता चला लाइट दोनों से बना हुआ है, लाइट में डुअल नेचर होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब हम आगे की प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी लाइट के ट्रैवलिंग से, कि वो किस तरीके से प्रोपेगेट करता है, ट्रैवल करता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है ना। वो अपना रास्ता नहीं मोड़ता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, और रास्ते में कोई आ गया तो उससे टकराकर अपना डायरेक्शन चेंज किया, अगर नहीं आया तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और बचपन में क्लास 6 में एक इस पर प्रूफ भी था कि आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो और ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट की एक रे आई, टकरा कर इस तरीके से गई, और यहाँ पे आप एक पाइप ले लो, सीधा पाइप, और देखो यहाँ से तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। पर इस सीधे पाइप की जगह पे अगर आप टेढ़ा पाइप लेते हो तो लाइट ऐसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक, तो ऐसे टकरा के यहीं पे टकरा कर रह गया, और फिर ऐसे ऐसे टकरा कर इधर ही रह गया, आपकी आँख तक आया ही नहीं, तो आप नहीं देख पाए। तो इससे प्रूफ होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, क्योंकि अगर टेढ़ा में करता तो कुछ रे टेढ़ा करके इस तरीके से मुड़ कर मेरे आँख में आ जाते, है ना। तो ये था, पर ये सही नहीं है, ये पूरी बात नहीं है, ये नहीं करें कि गलत है। यस, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बट पूरी बात ये नहीं है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के किनारे से पास होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के किनारे से पास होती है तो लाइट थोड़ा मुड़ जाती है। अभी तक हमने पढ़ा है कि लाइट अपना डायरेक्शन कब मोड़ेगी, जब बॉडी से टकराएगी किसी ऑब्जेक्ट से, और इस तरीके से अपना, ये जैसे यहाँ टकराया तो चेंज किया। पर जब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है और इस सन का लाइट एक आ रहा है, ठीक है, और इस तरीके से आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं, जैसे एक लाइट की रे आ रही है ऐसे, और जो यहाँ पे आएगी वो तो यहाँ पे टकरा कर वापस आ जाएगी। पर एक लाइट ऐसा है जो इसके, ये ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर से जा रहा है, एकदम जस्ट ऊपर, मतलब कि उस रे के नीचे वाला रे इसमें टकरा गया था, पर इसके जस्ट ऊपर वाला एक रे है, वो थोड़ा ऐसे जाएगा सीधे, और जैसे ही इसके पास से गुजरेगा तो थोड़ा मुड़ जाएगा, नीचे की ओर झुक जाएगा, नीचे की ओर झुक जाए या ऊपर की ओर झुक जाए, अपना वो पाथ का डायरेक्शन चेंज कर देगा। और यही वजह है कि जब आप पतले से ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका हेयर, हेयर को लाइट के सामने लाओगे तो उसका शैडो नहीं बनता है। जैसे ये हाथ है तो इसका शैडो बना, क्यों बना, ये पेन है ना। अगर ऊपर लाइट दे, प्रॉपर लाइट दे तो इसका भी शैडो बनेगा, ठीक है। ये शैडो क्यों बनता है, क्योंकि लाइट ऐसे एक आ रही थी, यहाँ पे रुक गई, अब ये हाथ ना होता तो यहाँ पे लाइट पहुँचती, यहाँ पे शैडो नहीं बनता, अंधेरा नहीं होता। पर अब एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रहा है तो अंधेरा है, ठीक है। पर आप इसी को ध्यान से देखो, मेरे हाथ का शैडो को यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरा क्लियर शैडो नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा शैडो, थोड़ा थोड़ा शेड किया हुआ है ना, शेडिंग में है, मतलब हल्का हल्का लाइट कम रहा है, धीरे धीरे कमते 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 पूरा अंधेरा हुआ है, ऐसे हुआ है। ऐसा नहीं कि लाइट था और फिर जस्ट अंधेरा हो गया, इसका मतलब ये है हल्का हल्का अंधेरा होते होते पूरा अंधेरा हुआ। आप ध्यान से देखो शैडो को, तो इसका मतलब ये है कि लाइट, एक लाइट नहीं पहुंचा, दूसरा लाइट टकराया ही नहीं, बट किनारे से पास हुआ और ऐसे मुड़ गया, ऐसे लाइट आया आया और ऐसे मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ने के बाद जहाँ पे अंधेरा था वहाँ पे लाइट कर दिया, है ना। तो यही वजह है कि वहाँ पे धीरे धीरे करके लाइट कम रही है। तो इस फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। आप घरों में अगर कोई झोपड़ी वगैरह में देखे होंगे कि वहाँ पे अगर छेद है तो उस छेद से लाइट आती है, तो वो जो छेद होता है उसका, जो मान लो किसी इस तरीके से छेद है, तो जब लाइट आ रही होती है इसमें से तो वो छेद आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा वो क्लियर कट नहीं दिखेगा, ये इसका किनारा। वो यही वजह है कि जो इसके साइड से जो रे आ रहे थे वो थोड़ा ऐसे हो गए, ठीक है। तो ऐसे हो गए, इस तरीके से सीधा नहीं आया, थोड़ा सा इधर ऐसे लाइट सीधे आ रहे थे और ऐसे मुड़ के इधर चले गए, यहाँ से लाइट सीधे आ रहे थे और ऐसे मुड़ के इधर चले गए। तो यही वजह है कि वो हम उसके किनारे को क्लियर नहीं देख पाते। इस फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन का हम डिफिनीशन लिख लेते हैं।
इट इज़ अ फिनोमिना वेयर लाइट बेंड्स और spreads out when it encounter an obstacle या passes through a narrow slit। जब पतला सा छेद या नैरो स्लिट उसी को कह रहे हैं, उससे पास होगा तो थोड़ा मुड़ जाएगा, वो लाइट का डायरेक्शन मुड़ जाएगा। डिफ्रैक्शन फिनोमेना को अच्छे से देखने के लिए आपको चाहिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसे किनारे से पास हो रहा था, फॉर एग्जांपल हेयर की हम बात किए थे, तो जो ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि उसका जो डायमेंशन हो, जैसे हेयर बहुत पतला होता है, बहुत पतला, पर फिर भी ये लाइट के वेवलेंथ के बराबर नहीं होता। अगर आपका ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के वेवलेंथ के साइज का होगा तब ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। तो यहाँ तक हम लाइट के बारे में समझें कि लाइट कैसा है, किससे बना हुआ है, उसका नेचर क्या है। अब हम आगे देखते हैं हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी सी। पहले के साइंटिस्ट, हम यूक्लिड के समय की बात कर रहे हैं, इवन यूक्लिड का ये मानना था कि लाइट, जब हम किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को अपने आसपास को देखते हैं तो लाइट पहले हमारी आंखों में आती है और फिर आंख में से लाइट निकलती है और जिधर जिधर हमारी आंख घूमती है उधर उधर लाइट के ऑब्जेक्ट, उधर उधर उस तरफ के जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। कुछ ये था उनका तरीका। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारी आइज़ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट हमारे आई में आती है, फिर इसमें से निकलती है और हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं इस तरीके से। पर ये सही नहीं है। कुछ सालों बाद पता चला कि लाइट, ये मेरा आई है और ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर वहाँ से टकराकर यानी कि रिफ्लेक्शन से लाइट यहाँ हमारे आँख में पहुँचती है और फिर हम उसे देख पाते हैं। ये ना होने का एक कारण भी है। एक काम कर सकते हो आप, अगर इसके अनुसार कि लाइट पहले हमारे आँख में आती है फिर आँख में से निकलती है, अगर ऐसा होता तो हम अगर कोई टॉर्च जला लेते और टॉर्च डायरेक्ट अपने आँख पे मारते और फिर चीज़ों को देखने की कोशिश करते, हम नहीं देख पाते। उस सिचुएशन में क्या होता है, जब टॉर्च वगैरह हम अपने आँख में मार लेते हैं, लगा लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे आँख बंद होने लगते हैं, आँखों में दर्द होने लगता है, हम आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आसपास की चीज़ों को देखना होता है तो उस पर लाइट चलाते हैं, ना कि अपने आँख पे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चली नहीं, थोड़े से ही सिंपल आर्गूमेंट पे ही ये चीज़ें ख़त्म हो गई। ये चीज़ें हैं, ये सही है, इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब इसी में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो था क्या था, ओपेक था, ठीक है। लाइट ऐसे आई, टकरा कर चली गई। आप पहले पढ़ चुके होंगे कि दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है कि सरफेस एक स्मूथ सरफेस होता है लाइक अ मिरर, और जिस तरीके से रे आती है उसी तरीके से रे चली जाती है। देखो, पैरेलल आई, पैरेलल चली गई। इरेगुलर सरफेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सरफेस इरेगुलर है तो आने वाला तो सोर्स से डिपेंड करता है, वो तो पैरेलल आया, पर ये जो रे हैं उनको अलग अलग जगह मिलता है टकराने का, तो वो अलग अलग तरीके से मुड़ जाते हैं। अगर आप बॉल भी इरेगुलर सरफेस पे मारोगे तो वो इधर उधर जाएगा, कोई बॉल इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, इस तरीके से। अगर ये यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट जो मेरा ओपेक था, अगर यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है तो क्या इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे? आगे बात करते हैं इस पर। तो देखिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांसपेरेंट है, तो क्या होता है कि मान लो ये मेरा आई है, ठीक है। हम इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो लाइट इस पर चलाएँ, ठीक है, टॉर्च जलाएँ, बहुत सारे लाइट इस पर आएँ, तो क्या होगा कि ये जो लाइट है इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पार चला जाएगा, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। ये इसे लाइट को टकरा कर आने के लिए कुछ इसको रोकने वाला चाहिए। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट ओपेक होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट आपका ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा।
तो यहाँ पे हम ग्लास को नहीं देख पाएंगे क्योंकि ग्लास से रे टकरा कर आ ही नहीं रही है। अगर यहाँ पे सन होता या कुछ और टॉर्च ही है तो टॉर्च से लाइट निकली, ग्लास पे गई, ग्लास पे टकराई नहीं, उसके पार चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, मान लो ये ट्री होता है, तो इस ट्री से टकरा कर वापस तुम्हारे आँख में आएगी और तुम क्या देखते हो, ट्री को देखते हो, ठीक है। आप यहाँ सोच सकते हो कि लाइट तो ये सन से निकल के आ रही है, टॉर्च से निकल के आ रही है, तो मुझे टॉर्च दिखना चाहिए, सन दिखना चाहिए, ये ट्री क्यों दिखेगा। तो देखिए लाइट सीधी जा रही थी, अगर यहीं से डायरेक्ट आप देख लेते तो आपको सन दिखता, पर ये टकराने के बाद लाइट क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करता है, उसको रोशनदार करता है, ठीक है। जैसे चांद, सूरज चांद को करता है, ठीक है, उसी तरीके से इसको लाइट कर देता है। लाइट करने के बाद अब इससे जो लाइट निकलेगी वो ये जो लाइट निकला टकराने के बाद, ये लाइट ये लाइट के लिए ये सोर्स है, तो मुझे ये दिखता है। जैसे कि आप भली भांति जानते हो कि चांद के पास अपना लाइट नहीं होता है, पर जब हम चांद को देखते हैं तो वो चांद ही दिखता है, पर वो जो लाइट है वो पहले सन का था, सन से रिफ्लेक्शन होकर चांद पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वहाँ से आँख तक पहुँचा। तो जैसे ही सन का लाइट चांद पे गया, चांद को इल्यूमिनेट किया, और अब वो जो लाइट निकला वो लाइट के लिए चांद ही सोर्स है, रियल सोर्स कोई और है, पर अब चांद हो गया सोर्स, और इसलिए हम चांद को देखते हैं। ये जो रे हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो रे है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रे कुछ नहीं, लाइट से जो किसी सोर्स से जो लाइट निकलती है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है, इसलिए उसे रे बोलते हैं। मैथमेटिक्स में 3 तरह के लाइन हम लोग पढ़े थे, लाइन सेगमेंट और रे। रे किसको बोलते थे, जिसे जो एक पॉइंट, सोर्स ऑफ पॉइंट से स्टार्ट हो और किसी एक डायरेक्शन में जाए, इसे रे बोलते थे। यहाँ पे लाइट कुछ ऐसा ही कर रहा है, एक डायरेक्शन से यहाँ से स्टार्ट होता है और सीधा चलता जाता है, तो ये रे के जैसा मॉडल है इसका, तो इसलिए हम इसे रे बोलते हैं। और ऐसा ही ढेर सारे बहुत सारे रे हों तो उसे हम बीम बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। तो इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार देख पाते हैं। और ये मॉल वगैरह में वाइट ग्लासेस शीशा लगा होता है तो उसमें हमेशा धोखा हो जाता है, क्योंकि वो ग्लास जो लाइट है ग्लास के आर पार चला जाता है, तो ग्लास से टकरा कर आता तो हमें दिखता कि ग्लास है, और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें से टकराता ही नहीं है, उस मॉल के अंदर रखे ऑब्जेक्ट पे टकराता है, और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट दिखता है, बीच का ग्लास नहीं दिखता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ग्लास है कि नहीं, और धोखा हो जाता है कभी कभी। अब एक अगला केस लेते हैं जिसमें हम इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं और पीछे सिल्वर का कोटिंग करते हैं, और फिर कुछ पेंट लगा देते हैं ताकि ये सिल्वर छूट ना जाए। सिल्वर करते हैं, फिर सिल्वरिंग के बाद पेंट कर देते हैं, और ऊपर में कुछ पॉलिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट ऐसे आती है और सिल्वर, ये जो ऊपर में तो ग्लास है, तो ग्लास के अंदर जाता है, और अंदर क्या है, सिल्वर, एक ओपेक, तो वहाँ से टकरा कर इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, ओके। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है क्योंकि हम यहाँ पे ये सरफेस जो है हाईली पॉलिश्ड है, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के कारण ही हम अपना फेस इसमें देख पाते हैं, नहीं तो हम रेगुलर दीवार या इस कॉपी में भी अपना फेस देख पाते हैं। इसमें मेरा फेस क्यों नहीं दिख रहा, या ये अपना हाथ ऐसे लाएं, ये मेरा हाथ इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट आई मेरे हाथ पे आई, उसके बाद इस कॉपी पे गई, कॉपी पे जाने के बाद ये क्या हुआ कि ये सरफेस इरेगुलर है, तो मान लो चार रे यहाँ से निकला, ठीक है। तो चारों का चारों रे जब इस कॉपी पे टकराता है तो कुछ रे इधर चला जाता है, कुछ रे इधर चला जाता है, कुछ रे इधर चला जाता है। वो जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का चारों रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते और वो मेरे आँख में जाता, तब हम इस हाथ का एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे ये हाथ है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 10 रे निकाले, 10 रे में से कुछ रे इधर चला गया, कुछ रे इधर चला गया, तो सबका सब रे हमारे आँख में आते तब ना वो पूरा का पूरा इमेज बनाता। कुछ रे इधर गया, कुछ रे इधर गया, इवन कुछ रे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का आ गया उसकी जगह पे, है ना। मान लो ये पेन भी है, तो एक रे की बात करते हैं, 10 रे में से एक रे, मान लो लकीली एक रे ऐसे आया और मेरे आँख में आ गया, और इस पेन का भी इस तरीके से रे आ गया मेरे आँख में, तो सब मिल जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, तो इस तरीके से ये इमेज नहीं बना पाता है पेपर। पर इसी की जगह पे अगर मिरर हो तो वो एक सर्टेन टकराने के बाद हर एक को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजता है, जैसे आता है उसी तरीके से एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, सिंपल कहें तो, और इस वजह से हम देख पाते हैं। तो ये मिरर रहा, और इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का यहाँ पे अगर डिफिनीशन देखें तो सिंपल है, when light strikes at the surface of mirror, या not ओनली mirror, any object,
when light strikes at the surface of an object, it comes back in the same medium from where it was started. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट एक अलग मीडियम है और इसके आसपास एयर है, वो एक अलग मीडियम है। लाइट इस एयर में ट्रैवल कर रही है, तो लाइट इस मीडियम में इंटर नहीं किया, यहीं से इसी मीडियम में वापस आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन इट इज़ अ फिनोमिना in which light comes back in the same medium after striking the surface of an object। तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।